फर्क पड़ता है। शरीर की प्रवृत्ति, किसी को कोई चीज इंटॉलरेंट है, किसी को नमक कम ही ठीक लगता है, वो रुचि के अनुसार और हमारे से भी पकड़ में आता है। ठीक बात है। हम शरीर को कितना विजय भाई जी, इनको थोड़ा माइक दिया जाए क्या? हाँ, 4 क्रिया तक भ्रमित है, फिर 10 क्रिया है तो वो जागृत मानव है। तो इसमें सेफ साइड क्या रहती है कि कई लोग पूछते हैं कि आप 4 साल से 5 साल से जीवन विद्या करें तो आप अभी भी गलती तो करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम अभी भ्रमित ही हैं हम तो गलती कर सकते हैं तो हाँ, पर वो हमको गलती करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं है मतलब। नहीं, ऐसा नहीं, मीन्स ऐसा हाँ, मतलब ये कई ईमानदारी लोग है। ये जो विजय भाई कह रहे हैं, लाइसेंस मिलना अलग बात है कि भाई जैसे इसमें आया है ना, हर मानव क्या गलती करने का अधिकार, तो गलती करने का अधिकार लेकर तो प्राप्त होता ही है ना, पर हमको अवसर भी प्राप्त होता है सही करने का। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकता तीव्र इच्छा में आवश्यकता बनती है, मतलब हमारी तीव्र इच्छा बनती है कि सुखी हो गए, तो दो ही तरह से होती है, या तो जीव चेतना में जीते जीते बोर हो जाए, समीक्षा हो जाए और फिर सही की तलाश लोग करते रहे ऐसा परंपरा में, या हमको सही का प्रस्ताव मिल जाए संयोग से, जो इसमें संयोग है ना, संवेग आवेग लिखे हुए हैं कि हमको संयोग बनता ही है, कहीं ना कहीं से हमको सूचना प्राप्त होती है और हम अध्ययन शुरू कर देते हैं, है ना। तो सब अवसर प्राप्त है, तो गलती करने का अधिकार प्राप्त है, तो वहाँ ऑप्शन है भ्रमित अवस्था में। इसलिए हम कह रहे हैं भ्रमित स्थिति में ऑप्शन है कि या तो गलती करे या सही का अधिकार का प्रयोग करे। समझने के बाद में सही के साथ ही जीना बनता है, वही समझ का प्रमाण है। घर पे कभी कभी गलती हो जाती तो मैं ऐसे बोल देता हूँ हाँ, वो हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता है, पर अध्ययन का मतलब ही ये है कि हम सही करना जाए। आप कुछ कहने शीतल बहन जी? है क्या करें जिगर भाई? अच्छा, दो शब्दों में मुझे मतलब थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। जैसे हम जीवंतता कहते हाँ हैं हाँ, और जिंदा होना, मतलब हाँ, शरीर का जीवित और होना। हाँ जीवन का साथ साथ होना, ऐसी बात होती है। और फिर वो विलगीकरण की जब हम बात करते हैं तो मतलब उसकी क्या जीवंतता, क्या है, ठीक हाँ बात है। तो वो थोड़ा सा जब भी देखिए, जीवंतता तो कहते हैं कि जीवन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रकट हो रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपकी बात को सुन रहा हूँ, अब मैंने सुना, विचार किया और आपको बताया, तो मैं जीवंत हूँ और जिंदा भी हूँ। बिना जिंदा हुए तो जीवंत नहीं हो सकता, है ना। तो जिंदा होना और जीवंत होना। अब थोड़ा सा ध्यान लेते, हम सो गए, मैं निद्रा में चला गया, आप भी निद्रा में चले गए, तो जिंदा है लेकिन जीवंतता कितनी है? तो जीवंतता थोड़ी कम है। अब आप बेहोश हो गए, अब जिंदा तो है लेकिन जीवंतता अब नहीं है। और अगर कोमा में ही चले गए, अब ये भी नहीं पता है कि है, जिंदा तो है, मशीन में है, श्वसन हो रहा है, खाने से जा रहा है, लेकिन अब वहाँ जीवन है कि नहीं है ये पता नहीं लगा सकते। तो जीवन का शरीर को चलाना, व्यक्त होना, वो जीवंतता है ना। और शरीर के जो श्वसन कार्यवाही तंत्र है, फेफड़ा का चलना, श्वसन का चलना, ये जिंदा रहना है। ऐसा कोई स्थिति को हम जीते हुए तो देख पाते हैं कि भाई आदमी अगर सोता है या बेहोश है, तो हम समझ पाते हैं कि ये बेहोश है, इसका शरीर चल रहा है ना, तो जीवन है। लेकिन शरीर समाप्त हो गया, यानी कोमा में चला गया, अब ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि वहाँ जीवन है कि नहीं है ना। तो लेकिन जीवन जा भी सकता है क्योंकि वो मशीन से ही जिंदा है जी। जी, मृत, हाँ, जिनकी क्रिया, ठीक बात, बिल्कुल, दोनों का। हाँ हाँ, काफी बहस हुई थी, पर बेहोश में तो जिस समय बेहोश है उस समय मुश्किल है ना। लेकिन बेहोश कही इसलिए कि इसको होश आ जाएगा, इसका मतलब जीवन है अभी। बेहोश व्यक्ति को आप जलाने नहीं चले जाते ना, मृत घोषित नहीं कर देते अब डॉक्टर है ना। कोमा वाले को भी इंतजार करते हैं
डॉक्टर देखता है कि भाई कोमा से बाहर आ जाए, है ना, फिर वो सोचते हैं कि नहीं अब ये, है ना, इसकी संभावना नहीं रखती है कि जैसे ही, क्योंकि हो सकता है जीवन उसको जिंदा भी बनाए रख, अगर जीवन में जिंदा बना हुआ है तो जीवन उसको चलाने का प्रयास करेगा, है ना। लेकिन कोमा में रखने के बाद में अगर डॉक्टर को लगता है कि मशीन सपोर्ट हटते ही श्वसन वगैरह सब बंद हो जाएगा तो फिर मृत घोषित कर देते। तो जीवंतता मूलतः जीवन के प्रकटीकरण का, अभिव्यक्ति की बात है, और जिंदा रहना शरीर की क्रियाओं का चलना है। अधिकतर ये दोनों साथ साथ होते हैं। केवल बेहोशी में हम ये कह सकते हैं कि वो जीवंत नहीं है ना, लेकिन जिंदा है। बेहोशी में और नींद में कम जीवंत है और जिंदा भी है, ठीक है ना, ये फर्क है। जैसे हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, अब वो जीवंत नहीं है पूरा, आपने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, अब लेकिन मृत्यु घोषित नहीं किया ना उसको। क्या दिगंत भाई, कहाँ है फार्मेकोलॉजी वाले? कोई तो बताए एनेस्थीसिया में क्या होता है भाई, जब ग्लोबल क्या बोलते हैं, जब पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया देते हैं, है कोई? भगवती बहन, नहीं, क्या नाम, भगवत समीक्षा बहन, हाँ जी, क्या करते हैं? लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है और टोटल क्या मतलब, पूरा एनेस्थीसिया को क्या बोलते हैं? सिस्ट, हाँ, उसको क्या फर्क होता है? जनरल एनेस्थीसिया, हाँ। तो लोकल में क्या होता है और जनरल में क्या होता है? जो नर्व्स फाइबर होते हैं उसमें से सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक, तो वो सिग्नल को स्टॉप कर देते हैं। हाँ, तो जीवन जो ब्रेन के द्वारा, है ना, अभिव्यक्त होता है, वो ब्रेन के सिग्नल को बंद कर दिया तो जीवन वहाँ निर्णय नहीं ले पाता है ना, वो संवेदना खत्म हो जाती है। लेकिन वो जीवंत, बाकी अगर लोकल एनेस्थीसिया में केवल वो भाग नहीं है, बाकी भाग है उसका, है ना, जीवंत है। और जनरल एनेस्थीसिया में पूरा ही सो जाता है, पर वो जिंदा है, यानी, है ना, उस समय जीवंत नहीं है। और जैसे शरीर वापस आएगा तो वो फिर से अभिव्यक्त हो जाएगा। तो सोने में और एनेस्थीसिया में ये फर्क है। मृत्यु में शरीर का भी काम खत्म और जीवन फिर उस शरीर से तो प्रकट हो ही नहीं सकता है, तो किसी दूसरे शरीर से ही प्रकट हो पाएगा। ये जीवंतता और जीवित होने का अंतर है। हाँ हाँ, देखिए वो कहते हैं ना, बताएंगे, वही बताएंगे फार्माकोलॉजी, ब्रेन डेड और क्लिनिकल डेड, है ना। हार्ट डेट में तो हार्ट काम नहीं करता। हाँ, हार्ट नहीं, ब्रेन डेड में पूरा मर जाता है, मर जाता है, सिग्नल ही नहीं पहुंचता बॉडी में। ब्रेन डेड जो क्लिनिकल डेड बोलते हैं, हार्ट अगर खराब हुआ है लेकिन ब्रेन ठीक है तो आपका हार्ट को रिवाइव करने का प्रयास किया जाता है, और उस समय तक अगर हार्ट को रिप्लेस भी कर दिया जाए तो शायद जिंदा होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर कुछ भी रिप्लेस कर दो, फिर जिंदा नहीं होगा। तो फाइनल क्लिनिकल डेथ जो बोलते हैं वो ब्रेन डेड को ही बोलते हैं, ब्रेन खत्म हो गया। हाँ, नहीं, अब जीवन का पता लगाना मुश्किल है, शरीर खत्म हो गया है, जीवन तो हो सकता है अभी भी लगा हुआ हो, है ना, वो आशा में रहता है, क्योंकि उसको तो लगता है कि जब तक है आप उसको लगेगा कि अब इससे कुछ हो ही नहीं सकता है, तब वो निकलेगा। उसके बारे में काफ़ी सारी, है ना, भ्रांतियाँ, या 10-12 दिन तक रहता है, या, है ना, जलते तक देखता रहता है, बहुत सारा एक विचार है। अब वो तो मर के पता चलेगा ना, थोड़ा जागृत होकर मरे, थोड़ा होश पूर्वक मरेंगे इस बार, अभी तक तो मरते रहेंगे, है ना, अभी तक तो बेहोशी में मरते हैं, डर के मर गए, इस बार लगेंगे यहाँ मरना क्या है, कुछ नहीं है यार, शरीर को छोड़ना, देखते हैं क्या होता है, अगली बार मिलेंगे विजय भाई, है ना। ठीक, चलिए ठीक है दीदी, ये हो गया। अगला, अगले आगे बढ़े क्या? हाँ, ख्याति बहन कुछ कहना चाह रही हैं। सर, आप जो शरीर और जीवन के बारे में बता रहे थे ना कि शरीर को अगर कुछ हो रहा है तो जीवन में इतनी ताकत नहीं है, मतलब वो चला ही जाएगा। तो सर ऐसे कई सारी प्रोसेस है, जैसे हीलिंग हम बोलते हैं कि और ध्यान और मेडिटेशन से भी काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो जीवन में शक्ति तो है ही, और पहले हम देखें तो जो सर जागृत मानव है, जो संत और महापुरुष की बात करें तो वो भी काफ़ी सारी बीमारियों अपने अंदर हो तो उसको हीलिंग, सेल्फ हीलिंग और ध्यान से ही निकालते थे। तो इसका तो मतलब कि जीवन है इसका एक कॉलेज बनाया जाए, ऐसा फार्मेकोलॉजी और मेडिकल साइंस की बजाय जो आप बता रहे हैं इसको पढ़ाया जाए बच्चों को।
अगर ऐसा हो सकता है, इसका कोई नियम है, रिप्रोड्यूसिबल है, रिपीटेबल। देखिए अभी सुबह हमने बात की थी कि अगर आप स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस से रिलीज हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस ही नहीं होता है आपको, तो स्वस्थ, ये सुबह चर्चा हुई थी कि आप मन अगर ठीक है, मन से प्राण, प्राण से हृदय, तो नॉर्मली स्वस्थ रहते हैं। तो होता क्या है कि एक्चुअली जीवन ठीक नहीं कर रहा है, जीवन अपने आप ठीक हो गया है, तो शरीर तो ठीक ही था, आप आवेशित थे, आपने ध्यान कहीं और लगाया, आपके अंदर से ईर्ष्या द्वेष है ना, आवेश खत्म हुआ, तो शरीर तो वैसे ही ठीक था, वो नॉर्मल में आ गया। तो जीवन ने ठीक कुछ नहीं किया, जीवन खुद ठीक हो गया एक्चुअली। उसका जीवन का शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ये सुबह बात हो चुकी है, इसलिए मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाह रहा। तो साइकोसोमेटिक है ना, देखो क्योर क्या हुई, हाँ ठीक बात है, क्योर जीवन नहीं कर रहा है, जीवन ठीक हो गया, जीवन में जो आवेश की वजह से। मैं ऐसा पूछ रही हूँ, आप जैसे बोल रहे थे ना कि जीवन में फिर वो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो जीवन इतना ही कर सकता है, जीवन खुद ठीक हो गया, हाँ। है ना, तो शरीर तो ठीक ही था। शरीर एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, जीवन शरीर को समझ सकता है, उसका सदुपयोग कर सकता है, उसको ठीक रख सकता है। तो सुबह जो हम बात कर रहे थे साइकोसोमेटिक बीमारी, जब हमें आवेश होते हैं, है ना, आवेशों की वजह से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर इतना अस्वस्थ हो गया है तो जो जीवन समझता है यानी दूसरा मानव, तो शरीर को ठीक करता है, तो वो ताकत तो है ही, वही तो मेडिकल साइंस है, वही आयुर्वेद है, वो तो है ही अभी भी। ये कोई रहस्य वाली बात नहीं है कि जीवन में ऐसी कोई क्षमता है कि अब वो क्या कर रहा है, वो ध्यान में चला गया, छोटा कि झगड़ा हो गया पत्नी के साथ, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, इतना ही तो करेगा तो सांस नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा झगड़े में क्या हुआ था, बुखार आ जाता है, आपने झगड़ा करके देखा ही होगा पति के साथ, तो कैसा लगता है भाई, ये तो हम सबका, अभी तो कल बात कर रहे थे, अपेक्षा सब में एक होती है, क्रोध सबको आता है कि नहीं आता है, तो ये कोई रहस्य वाली बात थोड़ी है ना। वो करने के बाद में हम थोड़ा क्रोध कम आता है, तो उस समय हमारे पे ताप आता है, हमारी श्वास गर्म हो जाती है, श्वास की लय बिगड़ जाती है, हृदय की धड़कन बिगड़ जाती है। आपने सोचा नहीं अब थोड़ी देर बैठते हैं, जो भी कोई मेडिटेशन टेक्निक का मतलब, अब झगड़े से ध्यान हटा, पत्नी की बजाय कोई साधु महात्मा की तस्वीर लाए या पति पत्नी जो भी है जिससे झगड़ा हुआ है, उसका हमारे ऊपर कोई सूदिंग इफेक्ट होता है। तो हुआ क्या, जीवन में ही कुछ ठीक हुआ ना, शरीर में क्या कर रहा है, वो शरीर तो ठीक ही था, जीवन में आवेश के कारण शरीर की लय बिगड़ गई थी, हृदय की, इंद्रियों की, सबका बिगड़ गया था, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो जीवन को ही ठीक होना है, अस्तित्व में सब कुछ व्यवस्था में है, शरीर तो ठीक ही रहता है ज्यादातर। आप देखो ना कितना बीमार पड़ते हो, है ना, अपने को सुखी होने के चक्कर में शरीर को रगड़ते हैं, बेचारा झेलता शरीर ही है ना, ठीक है ना। और सर जो जागृत मानव होते हैं, जो देव मानव, दिव्य मानव जो हम बोलते हैं, उनका अपने शरीर पर भी पूरा नियंत्रण हो जाता है क्या? हाँ, नियंत्रण का मतलब ये है कि उनको सुखी होना आता है, आहार विहार व्यवहार नियंत्रण में रहता है, आवेश मुक्त रहते हैं। उनकी इच्छा अनुसार वो शरीर शांत होता है उनका कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इच्छा अनुसार तो आपका भी शांत हो सकता है, उसके लिए देव मानव दिव्य मानव बनने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ सर। अच्छा। मतलब अगर शरीर की क्षमता कम भी हो रही है तो शायद उनमें उतनी मतलब आ सकता है, मैं उसको बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि शरीर छोड़ना, फॉर एग्जाम्पल नागराज जी की बात करें तो उनका शरीर जब शांत हुआ था तो क्या तो शरीर के लिए हुआ था कि उनकी इच्छा अनुसार हुआ नहीं, होगा? ऐसा हमने प्रश्न उनको ऐसा है। देखा कि जो बिल्कुल सामान्य रूप से शरीर जाता है, बिल्कुल उन्होंने वैसे ही छोड़ा, क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण की जब वो बात करते हैं, वो उसमें कोई रहस्य या कोई अलौकिक या चमत्कृत पावर नहीं आ जाती है ना। ऐसा उन्होंने बिल्कुल स्थापित किया मृत्यु में भी, कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति का शरीर शांत होता है, ऐसे ही शांत हुआ धीरे धीरे। ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि देखो मैं कल 5:05 पर सारे आ जाना, कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने। हम सब पहुंच गए, हमारे मित्रों ने हमको भी बुला लिया, हमने देखा भाई वो है ना, घर पे ही थे, घर पे ही हमारे एक मित्र हैं, वो उन्होंने थोड़ा इंतजाम कर लिया था, धीरे धीरे सांस खत्म हुआ, हृदय की गति बंद हुई और शरीर गुजर गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिव्य मानव बिल्कुल सामान्य मानव है ना, जो हर कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये हमने ऐसा मान्यता में बिठाया हुआ है कि है ना, हम विशेष सम्मान पाना चाहते हैं। ये दर्शन बिल्कुल सामान्य है, जो सब मानव में समान हो सके। तो मृत्यु भी एक साधारण घटना है ना।
तो जैसे मैं बोला ना, तो कोई ये कोई बड़ी ताकत नहीं कि मैं शरीर छोड़ के दिखाऊं, है ना। तो जैसे मैंने कहा, भ्रमित भी छोड़ के दिखा सकता है। लिखते ही है कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लटक ही सकता हूं, है ना। तो ये सामान्य घटना है, मृत्यु को बिल्कुल सामान्य कर दिया है, कोई रहस्य नहीं है। रचना विरचना है, होती है ना। ठीक, रत्नमाला जी आप कुछ कह रही थी बहन? हो गया भैया, मैं आपके सपोर्ट में ही वो बोलना चाह रही थी कि एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ। हाँ, हाँ। वो एक मैंने बुक पढ़ा है, उसमें एक थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरा पीछे इंडेक्स दिया हुआ है, और उन्होंने ये रिसर्च करा हुआ है कि आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप जो भी डिसीज फेस कर रहे हो वो आपके थॉट प्रोसेस से ही हो रहा है। उन्होंने ऐसा प्रूव किया है कि अगर 40 इयर्स के बाद बहुत सारी महिलाओं में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कॉमन है, तो जो भी महिला है जिंदगी भर निंदाएं करती हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। वो तो सभी कर। हाँ, वो आई डोंट नो वेदर। अच्छा, एक बात बताइए रत्नमाला दीदी, पुरुष निंदा नहीं करते क्या? अपने एचओडी की बहुत निंदा करते हैं। नहीं, ये बॉस की कॉर्पोरेट में है, उनका पास टाइम जैसे बहुएं सास की निंदा करती हैं, लंच टाइम में सबॉर्डिनेट लोग बॉसेज लोगों की बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि वही काम करवाते हैं। तो उनको आर्थराइटिस क्यों नहीं होती फिर? वो एक बुक उसमें ऐसा आई हैव टू आइडेंटिफाइड। अच्छा, उसको मेल लिखना है ना कि भाई देखो पुरुष भी निंदा करते हैं हिंदुस्तान में। तो एक इंडेक्स दिया हुआ है, शायद लाइब्रेरी में भी ये बुक है, और सारे जो डिसीज है, किडनी स्टोन का ये होगा कि डार्क सर्कल है कि आपका थॉट प्रोसेस है, अभी शायद उसमें कोई वेरिएशन हो सकता है, या फिर एक जनरल रिसर्च के बेस पर ये किया होता है। और उसके अलावा मेरा एक प्रश्न था भैया, ये समझ में आ गया जो भी आपने समझाया जीवन और शरीर के बारे में, लेकिन इसी टर्म्स में आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, तो यूथेनेशिया तो वैलिड हुआ ना? कौन सी चीज? यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग। अगर कोई बॉडी बहुत टाइम से ऐसा है और इंसान चाहता है तो वैलिड होना चाहिए ना। इस तो देखिए, लीगल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम क्या समझते हैं, है ना, मानवतापूर्ण व्यवस्था में क्या होगा, क्या लगता है? आई थिंक इट वुड बी वैलिड। हाँ जी, हाँ। देखिए, लोग तो संथारा भी करते हैं, है ना, किसी स्थिति में, तो बहुत सारा व्यूज हो सकता है। तो ये उस व्यक्ति की इच्छा, मुझे लगता है कि जीवन, है ना, उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर वो कहता है कि भाई मुझे जाने दो, तो मुझे लगता है उसकी इच्छा को सर्वोपरि किया जाए। मानव में कल्पनाशीलता, कर्म संतरता है। अगर उसको कोई लक्ष्य नहीं दिखता है, भाई शरीर का कोई प्रयोजन है, अगर वो पूरा ही नहीं हो रहा है तो उसको क्या मतलब है? अब आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, अब आप उसको घर में सजा के थोड़ी रखोगे। That is what I'm saying. That should be valid. होता तो ऐसा ही है, शरीर का कोई उपयोग है, सदुपयोग है, अगर उसका वो प्रयोजन उससे नहीं हो पा रहा है तो हम वैसे ही करते हैं। कोई चीज़ खराब हो जाती है, उसको सम्मान तरीके से, है ना, कुछ और काम आ जाए, लोहे के भाव बेच दो। हाँ, तो कुछ किडनी विडनी ठीक ठाक है तो उसका दान दे दो भाई, और क्या है। दान मतलब जो आदमी उसका सदुपयोग कर सकता है उसको दे दिया जाए। मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, है ना। आपको किसी को जरूरत हो तो बताना, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या? ये मुझे लगता है, हाँ, केयूर भाई, हाँ जी, केयूर भाई क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो देव मानव, दिव्य मानव और जागृत मानव है जी, ये कोई एक भाव की दृष्टि से है, या ना काफ़ी बार ये जो भी वर्ड्स है ना, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये कोई विशेषता का कोई दर्जा वैसा कुछ भाव ना प्रकट होता है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल से पता नहीं चलता है कि ये दिव्य मानव, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक से ये दिव्य मानव बन गया। तो एक नॉर्मल हम बन सके तो एक मानव का दर्जा है, या कोई ऐसी कोई है सही में किसी की एक कैटेगरी के बाद वो दिव्य मानव बन जाता है, तो दिव्य मानव की एक कैटेगरी अलग हो जाती है, देव मानव की एक अलग हो जाती है, भ्रमित की एक अलग हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, या ये तो भाव के रूप में होता हाँ, है? ठीक है। आप केयूर भाई क्या पढ़ाते हैं? मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट, है ना। क्या, कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। और आपके एचओडी कौन है? ध्रुव सर। ध्रुव सर। आप एचओडी बन जाते हैं तो क्या हो जाता है आप में? एचओडी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं?
अभी आप मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए तो क्या हो जाएगा? तो वो प्रमोशन जैसा के नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बस और तो देव मानव स्वेच्छा से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेता है। मानव मूलतः परिवार में समाधान समृद्धि से जीता है, जो हर कोई जी सकता है। ये मिनिमम है। इसको हम मानवीयतापूर्ण आचरण मानव कह रहे हैं कि हर मानव परिवार में समाधान समृद्धि से जी सकता है। कोई स्वेच्छा से कहता है कि चलो मैं पूरे मोहल्ले या पूरे गांव की जिम्मेदारी ले लेता हूँ, स्वेच्छा से, कोई प्रमोशन नहीं है ना, उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ने वाली बल्कि जेब से निकलने वाला है अब, क्योंकि इसमें लग रहा है कि अब उसको तन मन धन उपकार में लगाना है। तो वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, यहाँ पे उसको क्या स्वेच्छा से कह रहा है कि मैं अपना तन मन धन उपकार में लगाऊंगा। ऐसा मानव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? केयूर भाई, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन बना ही हुआ है कि उसको देव मानव बनना है। नहीं, तो फिर वो वो कुछ बनना और नहीं है, responsibility उसको ले देव लेगा। मानव नहीं बनना है। ऐसा जिम्मेदारी कोई स्वेच्छा से ले सकता है कि नहीं ले सकता है? लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं आज भी? वो तो हो ही सकता है। बस तो उसी को नाम दे रहे हैं देव मानव। परिवार में समाधान समृद्धि से जी पा रहा है उसको मानव, है ना। और जो और थोड़े ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी ले ले कि वो उनके समाधानित होने में, जागृत होने में, समृद्ध होने में सहयोगी होता है, उसको देव मानव बोल देते हैं। और जो अभी भैया राकेश भाई बोल रहे थे स्वेच्छा से, है ना, पूरी धरती का दायित्व ले ले। अब जैसे इन्होंने बात की है ना, कबीर भाई ने, किन की बात की थी आपने? मदर टेरेसा की। उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, भाई रोगियों को मुझे ठीक करना है। उसमें कोई उनको, तो ऐसा तो स्वेच्छा से लोग जिम्मेदारी लेते हैं ना, भाई ये मानव में है, ये कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और ऐसी इच्छा, उपकार की भावना है कि नहीं है मानव में? है। थोड़ा मैनेजमेंट वालों में कम मिलती है वैसे, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट में होके आया हूँ। वो तो हम बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि वो विशेष बनने के रूप के अंदर थोड़ा सा है। हाँ। और हम ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हाँ। मुझे थोड़ा सा ये भाव लग रहा है। चलिए आप पहले मानवता बन के देखिए, फिर पता चलेगा। थोड़ा मानवतापूर्ण आचरण में आके देखिए, तो फिर पता चलेगा कि भाई वो मैं विशेष होने जा रहा हूँ या अपनी जागृति को प्रमाणित कर रहा हूँ। अपनी जागृति को प्रमाणित करना कोई विशेषता नहीं है, ये मानव की जागृति पूर्णता की यात्रा है, तो वो विशेषता नहीं है। विशेषता तब होती है आप तो कर पाओगे, ये नहीं कर पाएंगे, है ना, या ये कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। हर मानव देव मानव हो सकता है, दिव्य मानव हो सकता है। विशेषता कब? केवल एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, है ना केयूर भाई? अगर ऐसा लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा है, तब विशेषता की बात होती है। सब बन सकता है। हाँ, वो भी और ही बोलते हैं, वो तो अपना जागृति को प्रमाणित करता है। क्या कहते हो केयूर भाई? पहले थोड़ा सा मानव बन के देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आगे का हम कैसे समझेंगे, है ना। इसलिए तो आपको लगेगा कि ये विशेष नहीं है। फिर जैसे ही हम मानवीयतापूर्ण आचरण में आते हैं तो वही सामान्य लगता है। पहले बात तो ज्यादा सामान्य हो जाते हैं। जीव चेतना में विशेषता है, विशेषज्ञता, विशेषता, रूप धन बल पद के आधार पे, है ना, कि मेरी साड़ी आपकी साड़ी से या मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद कैसे, तो मेरा शर्ट अच्छा हो जाए, सफेद हो जाए, या मेरी गाड़ी बड़ी हो जाए, यह विशेषज्ञता वाली बात है। घर का ऐसा डिजाइन बनाया जाए कि मोहल्ले में किसी का हो ही ना, मोहल्ले में तो क्या पूरे शहर में नहीं है, तो ये विशेषज्ञता में आते हैं। ये सब जीव चेतना के लक्षण है। मानवीयतापूर्ण आचरण में हर कोई जी सकता है और हर कोई स्वेच्छा से, है ना, किसी समय आप ले सकते हैं, दूसरे समय में आपको लगा नहीं अब मेरी परिस्थिति ऐसी कि मैं परिवार पे ही फोकस करता हूँ, तो आप मानव तो बने ही रह सकते हैं। फिर मानव से आप जीव चेतना में पशु मानव, राक्षस मानव में नहीं जाएंगे। ये एक संक्रमण की स्थिति है। क्या बोलते हैं केर भाई? हम ही हो सकते हैं हमारे मन से। ज़्यादातर मेरा पूरा ये जो 2 साल का है ना एक्सपीरियंस, उससे यही हुआ है कि मैंने अपने आप में काफ़ी चेंजेस देखा है। और मैं इसको यही पूरा एक प्रोसेस मानता हूँ कि अपने आप में ही एक समझना है, यही प्रोसेस है। देखिए, सभी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर मानव समझ सकता है, तो ये सबसे बड़ी समानता है। सभी जागृत हो सकते हैं,
शिक्षा से, व्यवस्था से हम क्या कह रहे हैं, सभी जागृत हो सकते हैं, तो कोई विशेषता वाली बात नहीं है। अच्छा, सुख धर्म केवल मेरा और आपका ही है, ऐसा तो नहीं है, पूरी मानव जाति का है, तो पूरा मानव जाति सुखी हो सकती है। इसी सुखी होने में व्यवस्था के अर्थ में, है ना, कुछ भूमिकाएं हैं, जो इकाई जो भूमिका को स्वेच्छा से स्वीकार करती है उसका एक पद है, पर उसके कोई विशेष दर्जा नहीं है, वो जागृति क्रम का एक भाग है। ठीक है ना? जैसे आप गठनपूर्ण परमाणु हैं, तो क्या और परमाणुओं से अच्छे हो गए? वो भी अपने अनुसार व्यवस्था में भागीदार हैं। जड़ परमाणु भी, प्राण कोशिकाएं भी, हर कोई इस समग्र व्यवस्था में हर कोई भागीदार है, तो उस तरह से कोई विशेषता नहीं है। ठीक है? सुबह है ना, एक और क्वेश्चन हो रहा था मॉर्निंग सेशन के अंदर, जैसे ही कबीर सर के साथ वो चीज चल रही थी विनिमय वाली जी। हाँ, तो कुछ गेहूं या कुछ भी हमारे पास है तो एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स, विनिमय। हाँ, विनिमय। तो मुझे ये सोच आ रही थी कि पहले के जमाने में तो यही चलता था, जब भी करेंसीज नहीं थी तो यही चलता था, तो तभी कुछ न कुछ ऐसा पता नहीं, लेकिन हुआ होगा कि करेंसीज की रिक्वायरमेंट देखी होगी कि भाई कोई करता है, कोई नहीं करता है, कोई ज़्यादा ये है, तो उसके हिसाब से तभी की रिक्वायरमेंट ये हुई होगी। और आज हम वापस ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए, तो तभी कुछ डेफिशिएंसी थी, इसीलिए करेंसी के फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ चीजें आई है। तो अभी भी हम ऐसा नहीं कह रहे कि करेंसी को बंद करना है अभी, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे चर्चा होनी बाकी है। एक उदाहरण दिया था कि ऐसा हो सकता है, कहाँ लाभ की बात हो रही थी। अनिल भाई ने पूछा था जब, है ना, कि अगर लाभ नहीं कमाएगा तो फिर कैसे होगा, तो हम वहाँ कह रहे थे कि लाभ हानि मुक्त विनिमय हो सकता है, पर विनिमय वो बार्टर के रूप में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? करेंसी बनी रह सकती है, लेकिन मूल्य का आधार क्या होगा, है ना, किसी प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा, उसको देखने की आवश्यकता है। अभी आप कैसे किसी चीज का प्राइस फिक्स करते हैं? केवल भाई क्या सिखाते हैं मैनेजमेंट में? कोई कमोडिटी का प्राइस आप कैसे फिक्स करते हैं? कमोडिटी का तो प्राइस कुछ है ही नहीं, मानव श्रम का ही प्राइस है। वो तो अर्थव्यवस्था में हम बात कर रहे हैं, अभी बाजार में कैसे फिक्स करते हैं? देखो, कॉस्ट प्लस मार्जिन एक और है, और एक डिमांड सप्लाई है। वो तो है ना, वो अकाउंट्स में है ना, वो हम पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते थे ना, तो वहां पर श्री सवा करके लिखते थे, तो श्री का भगवान का नाम लिया है, 1 रुपए की कॉस्ट आई है, और एक ना 0.25 या जो भी है वो प्रॉफिट के फॉर्म में लिखते थे। तो ये तो ना राइट्स है, वो तो पहले लिखते थे। अभी मैनेजमेंट में क्या सिखाते हैं? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। अगर डिमांड सप्लाई को नियंत्रण कर सकते हैं तो लोग करते ही हैं, करते हैं। ओपेक कंट्री ऐसे ही करते हैं, प्रोडक्शन ऑयल का बढ़ रहा है, चलो सारे मिल जाते हैं, प्रोडक्शन को कम करते हैं, ऑयल का दाम बढ़ने लग जाता है। तो अभी कीमतों का जो, है ना, आधार है वो कोई मानवीय व्यवस्था नहीं है, वो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट उन्माद, है ना, जिसको कहते हैं कि लाभोन्माद है। हाँ, बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। 70 रुपीज़ भी हो सकता है। तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, अभी की जो कीमतें हैं जिसमें किसी का शोषण ज़्यादा, किसी का कम हो रहा है, कोई प्रॉफिट बना रहा है, तो ये मानवीय व्यवस्था दुखी वाली व्यवस्था है। अभी का जो ढांचा है, अभी इसको हम व्यवस्था कह भी नहीं रहे, है ना। तो वहाँ पे वो बात कर रहे थे। ठीक है केवल भाई, और कोई प्रश्न इस मुद्दे पर? हम काफ़ी सिद्धांत से, है ना, बहुत सारे सिद्धांतों को देख पाए हैं, तो ये सब बहुत सारे सिद्धांत प्रक्रिया है। आगे बढ़े क्या? मेगा बहन कुछ और कहना चाह रहे? हाँ जी, क्या चीज़ के बारे में है? अच्छा, विशेष बनने का, ठीक है, बताइए। सर एक्चुअली एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जब हम कुछ समझ डेवलप करते हैं
तो सही गलत पहचानना बहुत क्लियर हो जाता है। फिर हम चीज़ें जब सही कर रहे हैं, मतलब न्याय जस्टिस दे रहे हैं, चाहे फिर वो स्टूडेंट्स के साथ हो, चाहे खुद के किड्स के साथ हो, तो वो जस्टिस सब तरफ से नहीं आ रहा है। तो इसलिए whomsoever is giving that justice, people are treating them as a special। तो सामने वाला वो स्पेशल बनना चाह रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ सही गलत को पहचान के उस ट्रैक पर है। तो एक पेनफुल सिचुएशन इसमें ये है, इसको कंक्लूड हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं दैट एवरीबडी इज डिमांडिंग जस्टिस बट नोबडी इज रेडी टू गिव इट। ठीक बात है, सो ये बहुत देखने को मिल रहा है। सही बात है। तो हम वहीं पे धोखा खाते हैं क्योंकि मानव न्याय का याचक है ना, न्याय प्रदायी क्षमता हमें है नहीं समझते। तो जहाँ से जो थोड़ा सहारा मिलता है, तो कितने तरह के वो लोग जा रहे हैं, है ना। तो कोई क्या करता है कि भाई आपको परेशानी है, आप चाहते तो सुख हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। तो बाजार में कितने तरह के मॉडल हैं इनको दूर करने के। आपको इमली खा लीजिए, खीर खा लीजिए, ऐसा भी मॉडल मिल जाएगा, है ना, देखे होंगे। या धनवर्षा यंत्र, या ये वो वाला यंत्र है, इसको आप घर ले आइए, है ना। तो जहाँ से जो व्यक्ति को जैसा भी, आप अगर टीवी देखते ही होंगे, है ना, तो कुछ ऐसे चैनल पे चले जाइए, वहाँ सुबह से शाम तक कैसे प्रोडक्ट बिकते हैं। सारे किसके उदाहरण हैं? दीनता, हीनता, क्रूरता, और कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि हमें भी समझ नहीं है, हम न्याय के याचक हैं, तो जहाँ से हमको लगता है कि वहाँ से मिलने की संभावना है, हम चले जाते हैं, फिर ठगे जाते हैं। हमने बोला कि देखो उसने हमारा विश्वास तोड़ दिया, विश्वास तो वो बोल ही नहीं रहा था है ना तो विश्वास की उसको समझना, हमको, हम तो अपेक्षा में थे। तो न्याय का याचक है, हम तो याचक हैं। जहाँ से मिलता दिखता है कि कहीं से समृद्धि मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, जहाँ से जो देता हुआ दिखता है उसके जाल में फंस जाते हैं, है ना। तो हाँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन फल हमको नहीं पता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। बढ़ाया जाए क्या आगे? बहुत बढ़िया। क्या है नेक्स्ट भैया? तो बताइए भाई लोग। संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था पे थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। पहले मैं विधि जो मैं समझा, तो विधि से आशय है अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र व्याख्या, है ना, यही विधि है। तो ये जब हम मानव लक्ष्य के अर्थ में बात कर रहे हैं, तो जो विधि है ना, मेरे लिए और आपके लिए अलग नहीं है अब, है ना, क्योंकि लक्ष्य समानता हो गई। तो लक्ष्य समानता के आधार पर जो विधि है ना, तो उसे अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही हम कह सकते हैं। तो ये स्थिति की बात कह रहे हैं, है ना। फिर विधि के अर्थ में जब नीति और रीति का जब निर्वाह करते हैं, है ना, कि विधि समझ में आ गई। अब विधि के अर्थ में जब हम उसको, है ना, नीति और रीति में जा रहे हैं, तो उसे व्यवस्था कह रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे के समझाए तो जैसे अभी भी, जैसे मान लो, चलो अभी हम जिस परंपरा में अभी है, जैसे भ्रमित मानव परंपरा, आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से बात करें तो आज भी कोई ना कोई विधि तो है ही, है ना, व्यवस्था भी है। लेकिन अब देखें तो क्या है कि ये प्रियहित लाभ दृष्टि से पूरा ढांचा हमने सजाया है। तो इसमें जो हम जिसको व्यवस्था कह रहे हैं वो एक्चुअल में मानवीय अमानवीय व्यवस्था है अभी, है ना, अभी भी वही है। और संस्कृति सभ्यता को देखें तो अभी भी कुछ कल्चर तो है ही, और जैसे मानव का रहन सहन है परिवार में, समाज में, सारा ढांचा, तो वो भी सभ्यता तो दिखती रही है, तो अभी भी है। लेकिन उसमें अगर देखें, ये चारों चीज़ अभी भी है, लेकिन उसमें क्या मानवीयता का पोषण हो रहा है, ये जांचने का मुद्दा है ना। अभी जैसे अभी बात हुई हमारी कुछ देर पहले कि कुछ बदलेगा क्या, रोटी बदलेगी क्या, ये हम जो ये समझ रहे हैं उससे रोटी बदल जाएगी, शिक्षा गद्दी बदल जाएगी, राज गद्दी बदल जाएगी, कुछ बदलेवाना नहीं है ना, ये मानसिकता ही बदलेगी। तो अभी भी जैसे हम जिस परंपरा में अभी हम है, अभी भी विधि है ना, अभी भी कोई व्यवस्था तो है ही, और अभी भी हम जैसे समाज में रहते हैं तो संस्कृति भी है और सभ्यता भी दिखती है। तो यहाँ अब जब हम बात करते हैं कि मानव सहज प्रयोजन के अर्थ में हम जब बात करते हैं, तो अब मानव लक्ष्य की अर्थ में हम जब विधि की बात करते हैं ना, तो अब लक्ष्य समानता जब समझ में आती है, तब हम ऐसी चीज़ें बात करते हैं जिसकी निरंतरता हो,
है ना, जिसकी परंपरा परंपरा के अर्थ में हम बात कर रहे हैं अब, तो विधि के अर्थ में व्यवस्था, ऐसा ऐसा तो विधि स्थिति बन जाएगी, है ना, और व्यवस्था गति रूप में दिखेगी, ऐसा है ना। अब ये सब अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे अल्टीमेटली। तो विधि और व्यवस्था हम साथ बोलते हैं, ऐसे ही संस्कृति और सभ्यता बोलते हैं। तो संस्कृति किसको कह रहे हैं? पूर्णता के अर्थ में कृतियां, है ना। तो पूर्णता किसको कह रहे हैं? अब पूर्णता किसको कह रहे हैं अल्टीमेटली? तो अब गठन पूर्णता तो है ही, अब क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के अर्थ में जो भी कृतियां हैं, है ना, विचार है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर वो हम दिखेगा, कल्चर दिखेगा ऐसा कि भाई जो भी है वो पूर्णता के अर्थ में है, तो उसको संस्कृति कहा। और सभ्यता किसको कहा? अब मानवीयतापूर्ण आचरण ही सभ्यता है, देखो ऐसा मैं समझा, ठीक है। तो अब संस्कृति और सभ्यता इस तरह से देखते हैं, और संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे के आश्रय में है ये सारा खेल, ऐसा मैं समझा अभी तो, है ना। तो इसको अब अभी भी जैसा हमारा भ्रमित मानव परंपरा है उसमें भी है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन इसमें अमानवीयता का पोषण हो रहा है देखो अल्टीमेटली। ठीक है सुरेंद्र भैया, है ना ऐसा। राकेश भाई कुछ राकेश भाई कुछ और कर दें। हाँ देखिए, एक तो ये तरीका था जो भैया ने बताया देखने का, एक अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता, एक तो ये क्रम है। दूसरा एक क्रम और भी है, संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था, है ना। एक में विधि पहले आता है, एक में विधि बाद में आता है, तो दोनों तरीके से उसको देख सकते हैं। जैसे जब हम ये बात करते हैं कि विधि व्यवस्था संस्कृति और सभ्यता, तो विधि का मतलब ये लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी, कि जो एक सहअस्तित्ववादी जो हमारा विचार है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो सहअस्तित्ववादी विचार हमारा है, जिसको हमने समझा है, वो हमारी स्थिति बनी हुई है। उसके आधार पे हम कोई विचार करते हैं, जो हमारी स्थिति बनी हुई है सहअस्तित्ववाद को समझने के बाद में, उसके आधार पे हमारा एक विचार होता है जो संस्कृति कहलाता है। उस विचार के आधार पे हम कुछ व्यवहार और कार्य करते हैं, जो फिर सभ्यता कहलाता है। उस व्यवहार और कार्य को करने के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जो सब लोग उसको कर पाएं, तो वो व्यवस्था कहलाता है। तो एक तो ये क्रम बनता है। दूसरा, जब संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, विधि को बाद में रखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि सहअस्तित्ववादी विचार तो हमारा बना हुआ है, हमने सबको समझा हुआ है, उस समझने के आधार पे समझा हुआ है, समझने के आधार पे संस्कृति मतलब अब हमारा विचार बना, उस विचार के आधार पे अब हमारा व्यवहार और कार्य हुआ, उस व्यवहार और कार्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हम विधि बनाते हैं, चाहे उसका लिखित स्वरूप हो चाहे जैसा भी, एक बनाते हैं ताकि सारे लोग उसको फॉलो कर पाएं, और उस विधि को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक व्यवस्था बनती है। तो इस तरीके से भी हम उसको देख सकते हैं। ये होता है। इसके बाद में एक और भी आता है कि फिर जो नीतियाँ आती है, नीति रीति और रिवाज की भी बात होती है ना। तो जो भी हमने सहअस्तित्ववादी हमारा विचार बना, उस विचार के आधार पे व्यवहार और कार्य हुआ, उसका कुछ लिखित स्वरूप हुआ, उस लिखित स्वरूप के आधार पे हम कुछ व्यवस्था का वहाँ पे मॉडल दे रहे हैं ताकि सब लोग उसको फॉलो कर पाएँ। उन सब को ध्यान में रखते हुए नीति का कुछ स्वरूप बनता है कि अब कैसे होगा वो। तो फिर बात आती है कि धर्म नीति, अर्थ नीति और राज्य नीति, इन तीन के आधार पे हम नीतियाँ बनाते हैं कि कैसे वो आगे समाज में जाएगा। उसके बाद में वो होता है तो फिर एक रीति आती है कि रीति, जैसे हर समाज में हर जगह देखेंगे अलग अलग जगह में कुछ रीतियाँ रहती है। जैसे एक अभिवादन करने की एक रीति है हर जगह, है ना। कहीं पर नमस्कार करते हैं, कहीं पर हाथ मिलाते हैं, किसी दूसरे देश में झुक के करते हैं, तो अलग अलग ये रीतियाँ हैं सबकी। तो वो उसको अपनाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे व्यवहार में कैसे करेंगे, वो रीति को कहलाती है। ये जब व्यवहार में करते हैं रीति, जब ये परंपरा बन जाती है तो फिर ये रिवाज कहलाती है। ये अब एक बार कहीं चालू हुआ, अब धीरे धीरे अब ये परंपरा बन गई, अब आगे आने वाले सारे लोग ऐसे ही करेंगे, तो ये रिवाज में बदल जाता है। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था नीति रीति और रिवाज, इन सबको हम देख सकते हैं। इस सबको मिलके ये मानवीय व्यवस्था है। मानवीय, है ना, संस्कृति, मानवीय सभ्यता, विधि व्यवस्था, ये सारा मिलके ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप निकल कर आता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या है आगे? कौन सा है?
तो बुलेट पढ़ ले पहले। अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है। विधि आचरण में एवं व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट है। अब लिखा है विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सद्व्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। उपरोक्त अनुसार व्यवस्था की उपादेयता विधि के आशय को कार्यरूप प्रदान करने हेतु समझदार परंपरा को स्थापित करना है ना। तो इसमें क्या क्या एक्चुअली आशय था समझने का? विधि पक्ष की उपादेयता क्या ऐसा है? किसका था ये जिज्ञासा? जिमित भाई। अच्छा, जिमित भाई तो नहीं। तो क्या इसमें समझना है कि विधि पक्ष की अल्टीमेटली आउटकम क्या रहेगा? उपादेयता माने है ना, विधि पक्ष कैसे मतलब सफल कैसे हो जाए पूरी बात, है ना। तो इसमें लिखा ही है कि सद्व्यय और वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण, तो तन मन धन रूपी अर्थ का पोषण हो जाए, तो धर्म नीति, राज्य नीति और अर्थनीति का पोषण हो जाए, यही विधि की उपादेयता है। ठीक बात है, ठीक है ना। ऐसा ही मतलब अगर क्वेश्चन अगर ये है कि विधि की उपादेयता ही क्वेश्चन है ना अल्टीमेट, विधि पक्ष की उपादेयता क्या है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात है। मतलब वो कैसे प्रमाणित होती है, तो तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा निश्चित हो जाए, है ना। जैसे अभी हम कहें, जैसे अभी राकेश भाई पहले बता रहे थे ओझा जी कि अभी का भी तो कानून है, एक विधि का एक मोटा आज के रूप में जो विधि डिपार्टमेंट बोलते हैं उसका उर्दू में शब्द है, वो तो संविधान होता है। तो संविधान से ही विधान और विधि निकल के आता है, ठीक है ना। अगर आज की डेट में विधि किसको बोलेंगे? विधि का इंग्लिश वर्ड है लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बनाना ना, जिसको उर्दू शब्द में कानून बोलते हैं। तो क्या आज की विधि से जो भी लिखा हुआ है कोई मानवीयता का संरक्षण हो पा रहा है? तो इसलिए उसकी उपेयिता सिद्ध नहीं हो पा रही। बातें तो बहुत सारी अच्छी लिखी हुई हैं, तो उसकी उपेयिता कब सिद्ध होगी कि सभी जो व्यक्ति है ना, मैं विवेक व्यक्ति के स्तर पर सबको समाधान हो जाए, परिवार परस्परता में तृप्ति मतलब समाधान समृद्धि हो पाए और सभी को ऐसा अवसर प्राप्त हो पाए, अखंड समाज की जो बात कर रहे हैं, तो विधि की उपादेयता है। तो ये चारों अगर मूल रूप में समझ से, सहस्तित्व रूप की समझ से और अस्तित्व नियति क्रम की समझ से अगर आती हैं अन्योन्य आश्रित होकर, तभी ये सफल हो पाती है ना। इतनी बात इसमें कही है। लेजिस्लेशन सूत्र आपने बनाए हुए कानून की, भाई क्या होगा, है ना। लेजिस्लेशन जिसको कह रहे हैं, तो ये विधि एक समाज का भाग है। जैसे अभी भी राष्ट्र को अगर देखते हैं तो हम राष्ट्र को किस आधार पे चलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते हैं ना, है ना। तो संविधान, और संविधान से क्या निकल के आते हैं? देखा जाए तो इंडियन पेनल कोड निकल के आता है। सही का कोई वर्णन नहीं है। मतलब आज के अगर देखा जाए तो सही आचरण को डिफाइन किया है क्या? कोई है कॉन्स्टिट्यूशन को जानकारी? इंडियन पेनल कोड, तो कोड ये इंडियन पेनल कोड, आप गलत करेंगे तो उसका क्या दंड दिया जाएगा वो तो है, सही क्या करना है वो अभी परिभाषित नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे विधि कह रहे हैं कि सही क्या है उसको परिभाषित करना है। इसलिए इंडियन पेनल कोड मतलब दंड संहिता ही है ना। दंडा, दंडा मत से दंडाया है ना। तो सही क्या है उसको परिभाषित करना ही विधि है, इसको विवेक कह रहे हैं, है ना। अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को डांट पड़ती है, हमको भी पड़ी होगी बचपन में, कि हमसे अपेक्षा ही क्या है कि इनके पैर छुएं किसके नहीं छुएं, किससे क्या बात करें। मतलब बहुत सारी चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कई बार छूने से मम्मी डांट देती, कई बार नहीं छूने से डांट देती है ना। मतलब सही क्या है वो नहीं पता है, गलत क्या है उस पर डांट पड़ती रहती है। हम कभी बच्चे को ये बता पाते हैं कि सही क्या है बेटा, बताइए। हाँ देखो, तो सही हम नहीं बता पाए हैं। जैसे हम न्याय का याचक बोल रहे थे, बच्चा इसी तरह सही कार्यभार का भी इच्छुक है, तो सही को परिभाषित करना ही विधि है। और उसकी सफलता क्या है?
सब आचरण में तृप्त होंगे, यही तो बात कह रहे हैं। उसी से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की तरफ गति होगी। उसके लिए व्यवस्था होगी। क्या व्यवस्था होगी? 5 ही आयाम है, क्या कार्यक्रम है? उस व्यवस्था के लिए न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, शिक्षा, संस्कार, ये व्यवस्था है ताकि सभी सही कर पाए। शिक्षा होगी, है ना। ये फिर ऐसा करके जब ये सारा एक्सप्लेन हो गया, रिपीट हो जाएगा, वो संस्कृति और रीति रिवाज बनता है। हम उत्सव कैसे बनाते हैं, ये संस्कृति का भाग है। किस बात पे उत्सव मनाते हैं? अब जैसे कह रहे हैं ना, ये तो वेस्टर्न कल्चर है और ये इंडियन कल्चर है, ये कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मान लीजिए कोई स्कर्ट पहन के नाच रहा है तो क्या बोलेंगे? दारू पी के, वेस्टर्न कल्चर बोल देते हैं। साड़ी पहन के नाच रहा है तो इंडियन कल्चर। अभी तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना भाई, खान पान को लेकर। किसी को सभ्यता कहते हैं कि कहाँ, है ना, कैसे। तो अभी मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता, मानवीय विधि, मानवीय व्यवस्था, जिससे मानवीयता का मतलब है मानवीयतापूर्ण आचरण का पोषण हो पाए, हर कोई समाधान समृद्धि से जी पाए, है ना, हर कोई अनुभव को प्राप्त कर पाए, हर कोई सही कार्य व्यवहार न्यायपूर्वक जी पाए, इसी के लिए विधि और व्यवस्था है। तो न्याय को भी परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, तो विधि से न्याय परिभाषित होगा। फिर न्याय क्या है? तो न्याय, मूल्य, चरित्र, नैतिकता, उसको दिखाएंगे मानवतापूर्ण आचरण में, है ना। तो ये सब एक्सप्लेन होगा। फिर तो आप पढ़ेंगे तो संविधान को डिफाइन कर दिया गया है, आदरणीय नागराज जी ने, है ना, संविधान भी लिख दिया है ना, कि भाई मानवीय संविधान क्या होगा। केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व के लिए मानवीय संविधान तो सबके लिए होगा ना, जहां भी मानव है उनके लिए संविधान है। फिर उससे विधि और व्यवस्था है। हाँ, सही को करना संस्कृति है, सही व्यवहार करना संस्कृति है, सही कार्य करना सभ्यता है, सही विचार करना संस्कार है, सही की समझ होना संस्कार है। फिर से बताओ, धीमे धीमे। सही विचार, सही समझ संस्कार है। चलो यहाँ से बात करते हैं। सही समझ संस्कार है। सही के अर्थ में विचार और व्यवहार संस्कृति है। सही विचार व्यवहार के लिए कार्य उत्पादन करना, है ना, और जो भी शारीरिक कार्य हैं उनको करना सभ्यता है। कैसे नहाना है, कैसे भोजन करना है ना, ऋतुचर्या डिफाइन करना, उत्सवों को निर्धारित करना, ये सब सभ्यता है। और ये सब कर पाए, इनके लिए नियमों को बना देना, है ना, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम, जो नियमों का पालन करना, वो विधि है। और ये सब कर पाए, है ना, आने वाली पीढ़ी इसको समझ पाए, आने वाली पीढ़ी भी इसको कर पाए, उसके लिए जो भी हम समाज में, है ना, वो बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, उसको व्यवस्था कह रहे हैं। वो विधि है, व्यवस्था है, व्यवस्था है कि सभी उसको कर पाए, है ना, सबको उपलब्ध हो पाए। और शिक्षा ही, इसलिए शिक्षा संस्कार है। तो जो एक व्यक्ति में संस्कार है, सम्मिलित रूप में विचार करना, सही व्यवहार करना, वो संस्कृति है। और जैसे भैया ने बताया, फिर वही रीति रिवाज के रूप में बन जाता है ना। सही बात है। फिर भी आप जन्मदिन तो मनाएंगे ना, नहीं मनाएंगे? तो उसका बनाने का तरीका होगा कुछ, उस पर हमको शोध करना है। तो उसके लिए अभ्यास दर्शन पढ़ेंगे, वो आएगा, है ना। अभ्यास दर्शन में सब संस्कार आएंगे, कि मृत्यु संस्कार भी आएगा, कि मृत्यु के समय क्या करना है, शादी के समय कैसा करना है, तो वो सब संस्कार आएंगे समय पर। सेलिब्रेशन होंगे, नित्य उत्सव होते हुए भी, है ना, कुछ चीज़ों को उत्सव बनाएंगे ही हम, ठीक है ना, सब आएगा। आगे बढ़े, ठीक है। इसमें आज क्या है? आत्मा। अच्छा,
वैसे ये निर्भरता ही विश्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, है ना। यहाँ पे जैसे गठन आचरण से आया है कि जब अनुभवमूलक विधि की बात कर रहे हैं कि सुख का स्वरूप क्या है जीवन में, है ना, कि जब हम अनुभव संपन्न हो जाता है तो उसको अनुभूति कह रहे हैं। तो वो आत्मा में होती है ना, उसमें एक अनुभव की तृप्ति होती है ना, उसको अनुभूति कह रहे हैं। अनुक्रम से जो प्राप्त समझ है, अनुभव से जो प्राप्त होती है तृप्ति, वो अनुभूति है। अब उसका आप्लावन कहाँ पे होता है, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। अभी इतना समझ लेते हैं, इसको निर्भरता और विश्राम जब आएगा उसमें खूब अच्छे से थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे, है ना। तो उसको क्या करें, है ना, जो आह्लाद एक शब्द आया है और उत्साह एक शब्द आया है और कौतूहल एक शब्द आया है, तो जो आत्मा में अनुभव होता है उसका बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पे जो प्रभाव है ना, उसका अलग अलग नाम दिया है। तभी उतना करके चलते हैं। जब निर्भरता विश्राम को करेंगे, पढ़ लेंगे तो और इसको अच्छे से करेंगे, है। बताइए। जैसे आत्मा में अनुभव हुआ है ना, तो स्थिति और गति को बताया गया है ना। जब उसको जीने में जाते हैं तो जीने के अर्थ में अनुभूतियां हैं। जब हम मूल्यों का आस्वादन करते हैं तो अनुभूति है ना, प्रमाणित होने जाते हैं, बिल्कुल, तो अनुभूति होती है। हाँ, तो अनुभवगामी विधि में भी है और प्रमाणित होने के अर्थ में भी है। तो बहुत सारी अनुभूतियां, जैसे आप परिभाषा संहिता में देखेंगे, चिदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, है ना, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये सब अनुभूतियां हैं। जो हमारी स्थिति होती है उससे हमको कैसा फील होता है, उसको अनुभूति कह रहे हैं। तो मन के लेवल पे जो अनुभूति है उसका अलग नाम है, वृत्ति के लेवल पे अलग है, और उसके कई जगह अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो आह्लाद, उत्साह, कौतूहल, सुख, शांति, संतोष, आनंद, है ना, पर वो होने वाली अनुभूतियां जीने के अर्थ में, प्रमाणित होने के अर्थ में होती है। बताइए। तो अभी जितने प्रश्न हुए उतने तो कौन से चैप्टर तक, 31 पेज तक हो पाए, है ना। तो आगे अभी तो पढ़ लिया जाए तभी ठीक है ना। आज कम से कम इसको तो पूरा कर लिया जाए। देखिए, हमको कोई जल्दबाजी नहीं, आप जितना पढ़ेंगे हम उतने हिसाब से चलेंगे। ये गति ठीक है, ये आप बताइए, ये ठीक है अध्ययन का तरीका कि आप पढ़ लें, उसमें प्रश्न हो, फिर जो भी क्वेश्चन उसके आसपास होते हैं उस पर चर्चा हो जाती है। ये ठीक है राकेश भाई, आपको भी ठीक लग रहा है? इस तरह से चलें, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। आप 5 दिन में पूरा पढ़ के पूरा पे चर्चा करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आपका पढ़ना आवश्यक है। अभी पहले पढ़ लिया वो एक बात है, अभी जो 2 घंटा या 1.5 घंटा मिलता है इसमें पढ़ लें, क्योंकि अभी ताज़ा रहेगा तो चर्चा होने में, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये समय देना ठीक है। घनश्याम भाई, जयेश भाई, ये ठीक है। दिगंत भाई, आप तो टैंक भाई भी आए हुए हैं, टांग भाई है, हाँ ठीक है ना। H4 हेमराज भाई ठीक है। ये तो पढ़ लिया जाए और कल फिर ऐसे ही प्रश्न ले लेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, कल मिलते हैं।